ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू एरेटेड ग्रिड चैम्बर्स। हमने ग्रिड चैम्बर तो देखे हैं, एरेटेड वाले हमने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसको रहने देते हैं। जो ज्यादा ही थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन है वो करने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं, फ्लो इक्वलाइजेशन। कंसिडर इन रेस्पेक्ट टू, इसे भी रहने देते हैं। इस क्वेश्चन को करो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, मेरे हिसाब से अब आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, 100 मीटर क्यूब ऑफ स्लज होल्ड्स ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 95%। इफ इट्स मॉइस्चर कंटेंट चेंजेस टू 90%, द वॉल्यूम ऑफ द स्लज। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा अगर 5% इसका वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है तो। देखो और बताओ। देखो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम सेम रखते हैं। देखो 100 मीटर क्यूब है, ठीक है। 100 मीटर क्यूब है, उसमें 5% क्या है, 95% अगर मॉइस्चर है तो 5% क्या हो गया, वेस्ट हो गया, बराबर। अब वॉल्यूम है मान लीजिए V। अब मॉइस्चर कंटेंट कितना हो गया, 90%। ठीक, तो जो इसमें स्लज की मात्रा हो जाएगी ये हम यहाँ पर 0.10 रख देंगे। ठीक, तो बस आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 100 गुणा 5/0.1 बराबर हो जाएगा 50। ठीक, तो 50 मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा 9.64। 9.64 हो गया हमारा बी। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लो। वही वही इसने फॉर्मूला लगाया हुआ है जो मैंने लगाया है, सेम। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Anaerobic digestion of sewage is unsuitable in vicinity of crowded फैसिलिटी लोकेलिटी। कह रहा है कि भाई सीवेज का अगर आप एनारोबिक डाइजेशन करते हो तो ये अनसूटेबल होता है इन विसिनिटी ऑफ क्राउडेड लोकेलिटी। मतलब कि भाई कहीं पे लोकेलिटी है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उसके पास में एनारोबिक डाइजेशन नहीं होना चाहिए। एरोबिक डाइजेशन ऑफ सीवेज इज कॉस्टली बट इज सुटेबल एट क्राउडेड लोकेलिटी। लेकिन ये कह रहा है कि जो एरोबिक डाइजेशन है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन क्राउडेड लोकेलिटी, अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो उसके पास आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई देखो, एनारोबिक से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से स्मेल वगैरह आती है, तो ये इस कारण को कह सकता है। देखते हैं क्या आंसर है इसका। इसने दिया है बी, मतलब दोनों ऑप्शन सही है। एरोबिक डाइजेशन कॉस्टली होता है बट सुटेबल। एरोबिक डाइजेशन से लाइक वही वही कारण कारण वही दे रहा है ये कि जो एनारोबिक डाइजेशन है उससे स्मेल निकलती है, तो इस वजह से उस चीज को इस्तेमाल करते हुए इन्हें दिक्कत हो रही है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्लान साइज ऑफ अ स्क्वायर सेडिमेंटेशन टैंक। ये कह रहा है कि भाई स्क्वायर सेडिमेंटेशन टैंक है, ये सेडिमेंटेशन टैंक हुआ स्क्वायर शेप का, एज द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इन सीवेज ट्रीटमेंट गिवन दैट इट्स इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव इसकी गहराई है 3 मीटर, फ्लो रेट है 40 मिलियन लीटर डेली, विद एडमिसिबल सरफेस लोडिंग। जो सरफेस लोडिंग है वो कितनी है, हजार हजार लीटर पर मी स्क्वायर पर डे। देखो क्या है, प्लान साइज कितना रखेंगे।
देखो, इन्होंने फ्लो रेट कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। सरफेस ओवर फ्लोडिंग, सरफेस लोडिंग क्या होती है, Q अपॉन BL बराबर दिया हुआ है ये 1000 1000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये दिया हुआ है। आपको क्यू कितना दिया हुआ है, 40 मिलियन लीटर डेली। ठीक है भाई, डिस्चार्ज तो दिया हुआ ही है। क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 40 गुना 10 की पावर 6 लीटर पर डे। ठीक है, तो आपको BL निकालना है। ठीक, तो BL बस आप निकाल लीजिए। BL बराबर हो जाएगा 40 गुना 10 की पावर 6 बटे 1 2 3 4 5 6, इसे ये हट गया, बी स्क्वायर आ जाएगा हमारा मिलियन लीटर डेली, लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। अब BL ये आ रहा है, डेप्थ 3 मीटर दी हुई है, मेरे हिसाब से बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर हैं तो बी स्क्वायर पर आवर 40 हो जाएगा, तो बी हो जाएगा हमारा √40। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है, इसकी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। 62 ये है ना, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया हो गया 10,000 है ये जो इसने यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये एडमिसिबल सरफेस लोडिंग रेट, ये बहुत ज्यादा, ये मतलब इसने मिसप्रिंट है यहाँ पे है 10,000। ठीक है, बस, बाकी हमारी कैलकुलेशन सही थी। इसे छोड़ो इस क्वेश्चन को, ये देखो ये क्वेश्चन ठीक है, ये करना चाहिए हमें। So द डिफरेंट एक्शंस टेकिंग प्लेस इन एनारोबिक डिकम्पोजिशन, मान लीजिए क्या हो रहा है, आपका एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसमें क्या क्या, देखो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो सबसे पहले हमने देखा था क्या होता है, सबसे पहले एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, फिर मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एसिड में कन्वर्ट होता है, नहीं किस में कन्वर्ट होता था, फिर एसिड से फिर वो मीथेन में कन्वर्ट होता था, मतलब इस तरीके की चीजें होती थी। तो इनका एक सीक्वेंस है, तो वो सीक्वेंस हमें याद रखना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9.60, 9.60 का है बी। देखो सबसे पहले है एसिड फर्मेंटेशन, फिर उसके बाद है एसिड रिग्रेशन, फिर उसके बाद है एल्कलाइन फर्मेंटेशन, और फिर है मीथेन फॉर्मेशन। ये चार चीजें आप याद रखो। जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, पहले एसिड फर्मेंटेशन होगा, मतलब वो बैक्टीरिया बनेंगे जो एसिड जो ऑर्गेनिक मैटर को एसिड में कन्वर्ट करते हैं। फिर एसिड रिग्रेशन, ऑर्गेनिक मैटर को एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर अल्कलाइन फर्मेंटेशन, जब पूरा ऑर्गेनिक मैटर एसिड में कन्वर्ट हो गया तो कुछ जो मैटर है उसको एल्कली में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद सबसे आखिरी में होता है मीथेन फॉर्मेशन। तो इस तरीके से इनको आप याद रखो। लो भाई ये क्वेश्चन करो।
स्लज वॉल्यूम इंडेक्स दी हुई है। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स फॉर मिक्स लिक्वर हैविंग सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ 2000 मिलीग्राम पर लीटर एंड शोइंग अ सेटल वॉल्यूम ऑफ 200 मिलीलीटर फ्रॉम 1 लीटर सैंपल। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स आपको बताना है जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड की कंसंट्रेशन ये है और सेटल्ड वॉल्यूम 200 मिलीलीटर पर लीटर दिया हुआ है। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का फॉर्मूला VOB अपॉन XOB करके करो। कैसे करोगे अजय? देखो, ये है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होती है आपकी के वैसा फॉर्मूला नहीं दिया इन्होंने जो हम पढ़ते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। VOB अपॉन XOB, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक, तो यही चीज आपको यहाँ पर नोट करनी है। देखो इसने क्या क्या दिया हुआ है। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन मिलीलीटर। तो वॉल्यूम था आपका 200 मिलीलीटर। ठीक है, ये है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का फॉर्मूला जो हमने लिखा था। VOB अपॉन XOB इंटू 100 भी होता है शायद, एक बार देख लेना इसको। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आपने लिखा 200 ml और XOB कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपने लिख ली 2000 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर। तो ये आपके आ गया 100 मिलीलीटर पर ग्राम। जब भी आप स्लज वॉल्यूम इंडेक्स निकालें तो आपको क्या पता होना चाहिए कि VOB की यूनिट क्या है, XOB की यूनिट क्या है, और जब आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो SPI किस उसमें आएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। स्लज हेड 600 मीटर क्यूब वॉल्यूम, ये हो गया था। देखो इस क्वेश्चन को, When wastewater is treated at an oxidation ditch, अगर आप वेस्ट वाटर को ऑक्सीडेशन डिच में ट्रीट कर रहे हो तो एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर इज नॉट रिक्वायर्ड। जो एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑक्सीडेशन डिच एडमिट्स एन एक्सटेंडेड एरेशन प्रोसेस वेयर बाय स्लज गेट्स मिनरलाइज्ड। ठीक है, बात सही है। जो ऑक्सीडेशन डिच है उसमें एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीडेशन डिच है वो एक्सटेंडेड एरेशन प्रोसेस पे काम करती है, वेयर बाई स्लज गेट, जिसमें स्लज अपने आप मिनरलाइज हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है। देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसकी। 9.55 है क्वेश्चन, कौन सा था? 57, 57 का दिया हुआ है ए। दोनों ही सही है। ठीक, जब वेस्ट वाटर को आप ट्रीट करते हो ऑक्सीडेशन डिच में, भाई ऑक्सीडेशन डिच तो याद आया कैसी होती थी? ऑक्सीडेशन डिच आपकी इस आकार की रहती है। ऑक्सीडेशन से मतलब इसमें एरोबिक कंडीशंस रहती हैं और इसी से आपका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाता है। तो ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पर। देखो, सीवेज स्लज है, उसका वाटर कंटेंट 99% है। व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन द स्लज? जो स्लज है उसमें सस्पेंडेड सॉलिड की क्या कंसंट्रेशन होगी बताओ। सीवेज स्लज का वाटर कंटेंट 99% है। व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड? चलो इसका देखते हैं इसने क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। 90
9% क्या था, वाटर कंटेंट यही दिया हुआ है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर टोटल वॉल्यूम 100 है, उसमें 99 हिस्से तो पानी के हैं और एक हिस्सा, ठीक है। अब अगर आप लीटर के हिसाब से अगर हम बात करें, तो इसको कंसंट्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया होगा इसने। जैसे मैं 1 लीटर, मान लीजिए 1 लीटर में सैंपल लेता हूँ, ठीक है, 1 लीटर पानी का सैंपल लिया, उसका 1% कितना होगा, 1 लीटर हो गया 1000 ml का 1/100 बराबर 10 ml। ठीक, अब हम ये मानकर चलते हैं जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1 ही है, तो 10 ml लगभग हो गया 10 मिलीग्राम के। तो 10 मिलीग्राम कितने में है, 1 लीटर में। तो ए लगभग आंसर आना चाहिए, बाकी देखते हैं इन्होंने कैसे कर रखा है। 9.56। मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है 99%। मॉइस्चर कंटेंट का क्या फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, हेंस 100 kg वेट स्लज मेक्स 100 kg अपॉन 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर 0.1। अच्छा, मीटर क्यूब कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड आ गया, 1 kg अपॉन 0.1 मीटर क्यूब बराबर हो गया 10 की पावर 6 मिलीग्राम 0.1। ये इन्होंने तो इस तरीके से निकाला है, कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। इन्होंने तो यार वो वाला फॉर्मूला ले लिया, सॉइल मैकेनिक्स वाला। इसे बेटा मैं थोड़ा देख के बताऊंगा, ये इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। इस क्वेश्चन को देखो, इन एन एरोबिक अटैच्ड कल्चर सिस्टम, अटैच्ड का एरोबिक अटैच्ड कल्चर सिस्टम की बात कर रहा है, द बायोमास प्रेजेंटेड बायोमिल बायोफिल्म मीडियम सरफेस इंटरफेस एक्सपीरियंस। दे दे जैसा भी, क्या है ये, देखो एरोबिक अटैच्ड कल्चर सिस्टम है, मतलब ये बात कर रहा है ट्रिकलिंग फिल्टर की बात कर रहा है। ठीक, तो बायोमास प्रेजेंटेड बायोफिल्म मीडियम सरफेस, तो वही जो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पत्थर है, उस पे जो आके ऑर्गेनिक मैटर अटैच होता है, फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं। तो एरोबिक एंड एंडोजेनस मेटाबॉलिज्म, एनारोबिक एंड एक्सोजेनस, एनारोबिक एंड एरोबिक एंड, देखो इसमें हमने पढ़ा था एरोबिक एंड एंडोजेनस मेटाबॉलिज्म। एरोबिक क्यों, क्योंकि एयर की प्रेजेंस में वो काम करते हैं। एंडोजेनस मेटाबॉलिज्म कुछ समय बाद
एंडोजेनस का मतलब होता है जब ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को ही खाने लगते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। सी दिया हुआ है यार, एनारोबिक एंड एंडोजेनस मेटाबॉलिज्म। द मायोबास प्रोड्यूस बायोफिल्म मीडियम सरफेस इंटरफेस। अच्छा, ये ऊपर की बात नहीं कर रहा है, ये नीचे की बात कर रहा है। देखो, ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बायोफिल्म है, ठीक है, ये बायोफिल्म हुई और इसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर इस तरीके से चिपका हुआ है जिस पर बैक्टीरिया और ये सब काम कर रहे हैं। तो जो टॉप की सरफेस होती है उस पे एरोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं और जो बॉटम की सरफेस है यहाँ पर एनारोबिक काम करते हैं। और कुछ समय बाद यहाँ पर एंडोजेनस कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। और जब एक बार एंडोजेनस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो ये पूरी की पूरी फिल्म टूट के नीचे गिर जाती है और पानी के साथ बाहर बह जाती है। तो ये इसी चीज को पूछ रहा है, मुझे लग रहा था कि ये बाहर पूछ रहा है लेकिन ये एट द इंटरफेस पूछ रहा है। ठीक, इन्होंने आंसर दिया हुआ है सी। देखो, एरोबिक अटैच कल्चर सिस्टम में द बायोमास प्रेजेंटेड बायोफिल्म और मीडियम सरफेस पे। बायोफिल्म वो और मीडियम सरफेस जो हमारा मीडियम है जैसे पत्थर हो गया। चलो, ग्रीस डेटा इज ए मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइमरी सेटलिंग टैंक। कोई ग्रीस डेटा की बात कर रहा है ये, इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइमरी प्राइमरी सेटलिंग टैंक। यार प्राइमरी सेटलिंग टैंक तो उससे संबंधित है कि उसने कितना इनऑर्गेनिक मैटर सेटल किया। ठीक, तो पहला आंसर मुझे मतलब करेक्ट लग नहीं रहा, बाकी देखेंगे अभी। वोलेटाइल एसिड डेटा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका कितना एनारोबिक डिकम्पोजिशन हुआ है उसको कैसे पता चलता है? वोलेटाइल एसिड डेटा, वोलेटाइल एसिड डेटा से पता चलता है। ये जो, ठीक, तो volatile acid data, चलो, total and volatile solid data are indispensable in the design and operation of flush digestion vacuum filter and incineration unit। इन चीजों का डिजाइन करने में आपको टोटल और वोलेटाइल सॉलिड का डेटा पता होना चाहिए। अमोनिया एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन डेटा आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग एरोबिक ट्रीटमेंट कॉस्ट टू मिनिमम। अगर आपको ये डेटा पता है, बेटा थोड़ा ये ज्यादा डीप का क्वेश्चन है, इसको छोड़ के आगे चलते हैं। इसे देखो, द क्रॉस सेक्शन ऑफ grid channel is designed for a uniform velocity at all flow rate। जो ग्रिड चैनल है उसका क्रॉस सेक्शन इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि सभी फ्लो रेट पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्राप्त हो सके। A U type of cross section maintains a uniform velocity at all flow rates। देखो सही है कि गलत है? तो इसका आंसर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेक्शन इज दिस एंड नॉट यू टाइप सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन होता है बेटा? इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल वियर।
और इसका दूसरा नाम है सूत्रोवियर। ठीक है, याद करो हमने देखा था प्रोपोर्शनल वियर। इस तरीके का होता है। जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ेगा ये वेलोसिटी को मेंटेन रखता है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया सी। द क्रॉस सेक्शन, सी का मतलब हो गया दिस स्टेटमेंट इज सही, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये छोड़ो प्लास्टिक मीडिया फिल्टर, इसको करने की जरूरत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में 1 मिलियन लीटर डेली बाय वॉल्यूम ऑफ सेकेंडरी स्लज हैज टू बी रिटर्न, मतलब इतना रिटर्न किया जाता है टू कीप द रिक्वायर्ड एमएलएसएस कंसंट्रेशन इन द एरेशन टैंक। जो एरेशन टैंक है उसमें आप ताकि एमएलएसएस कंसंट्रेशन को और बना के रख सको। दिस स्लज, इस स्लज का वाटर कंटेंट 99% है। इफ द स्लज वाटर कंटेंट, यदि वाटर कंटेंट 98% को तक रिड्यूस कर दिया जाए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्लज विल बी नीडेड टू बी रिसाइकल्ड। अब कितना आयतन उसको रिसाइकल करना पड़ेगा। देखो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, जो 1 मिलियन लीटर डेली है, ठीक, उसमें पहले 99% मतलब 1%, 0.01% सॉलिड थे, लेकिन आपको सॉलिड की मात्रा तो उतनी ही रखनी है, एक्स, या इसको मैं बोल देता हूँ वी, वी इंटू 0.02। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 0.5 मिलियन लीटर डेली, 9.5। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत जरूरी है ये आपको। ठीक है, 0.5 मिलियन लीटर डेली। ठीक, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर एम्प्लॉयड इन द डिजाइन ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर को डिजाइन करते हुए कौन कौन से फैक्टर पैरामीटर आप एम्प्लॉय करते हो। देखो, देखो ट्रिकलिंग फिल्टर में हम ये सारी चीजें ध्यान में रखते हैं। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, कितना ऑर्गेनिक मैटर आता है। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, कितना पानी आ रहा है। डिटेंशन टाइम और वियर लोडिंग रेट, इसके बारे में मैं श्योर नहीं। ठीक, तो देखते हैं क्या है इसका आंसर 9.50 का, यही है। द डिजाइन ऑफ ट्रिकलिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग आउट डायमीटर एंड अदर विच आर बेस्ड, तो दो ही चीजों पे निर्भर करता है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। ठीक, तो इस चीज को आप नोट करें। ठीक, अब ये इस तरीके के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट यूनिट एम्प्लॉयड इन कन्वेंशनल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें कौन सी चीज फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो जरा किस तरह से करोगे। ऑप्शन देख के करना आंसर।
देखो क्या कह रहा है। Chlorophyll bearing plants take water and carbon dioxide to synthesize carbohydrates. क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट क्या होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का, जो पौधों में पत्तों, पौधों के पत्ते कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, जो कि क्लोरोफिल के कारण होते हैं। वो पौधे जिनमें क्लोरोफिल होता है, पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक, चलो ठीक है, बात मान ली। आगे क्या कहता है? Wasted food ultimately leads to production of various natural resources like water and sunlight. Wasted food ultimately leads to production of various natural resources like water and sunlight energy. जो wasted food है उससे नेचुरल रिसोर्सेज पैदा होते हैं, जैसे कि पानी और सनलाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी कैसे पौधा प्रोड्यूस कर देगा? तो ये तो मुझे गड़बड़ वाला क्वेश्चन लग रहा है। 9.48 क्या दिया हुआ है? सी वही है, देखो। सनलाइट इज नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम वेस्टेड फूड, इस बात का आप ध्यान रखें भाई। जो वेस्टेड फूड है उससे सनलाइट, मतलब बहुत ही रैंडम सी बात कर दी उसने। ठीक है, ये इक्वेशन आप नोट कर लेना। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाती है। ठीक है, ये इसकी वैसी इक्वेशन है। चलो ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, जो सेटलिंग पार्टिकल होते हैं, फॉर्म से ब्लैंकेट, वो क्या बना देते हैं, ब्लैंकेट बना देते हैं विच डिसेंड्स एंड कैप्चर मोर पार्टिकल। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, जो कि ट्रिकलिंग फिल्टर या एक्टिवेटेड फ्लज प्रोसेस के बाद लगाया जाता है, उसमें जब सेटलिंग हो रही होती है तो जो पार्टिकल नीचे बैठ रहे होते हैं, तो एक वो चादर सी बना लेते हैं, और जब वो नीचे बैठते हैं तो और इम्प्योरिटीज को पकड़ते हुए ले जाते हैं। रीजन क्या दिया हुआ है? पार्टिकल्स आर फ्लोकुलेंट, पार्टिकल फ्लोकुलेंट होते हैं और बहुत हाई कंसंट्रेशन में होते हैं। whenever there is an efficient working active sludge और tickling filter in process। जो पार्टिकल आपके फ्लोकुलेंट नेचर के होते हैं और हाई कंसंट्रेशन में होते हैं जब भी एक्टिवेटेड स्लज होता है और टिकलिंग फिल्टर होता है। ठीक, तो अब देखते हैं इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ए, ए ही कहा हुआ है। ए का क्या मतलब हो गया, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, मतलब और ये दोनों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान रख लेंगे कि हाँ। इस चीज को छोड़ो।
देखो, when sufficient energy through mechanical mixing is supplied to keep the entire content including the sewage solid mixed and aerated, the reactor is stopped. कह रहा है मैकेनिकल मिक्सिंग के द्वारा जब सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई कर दी जाती है ताकि एंटायर कंटेंट, जितने भी कंटेंट है इंक्लूडिंग सीवेज सॉलिड को मिलाते हुए मिक्स्ड एंड एरेटेड, उस रिएक्टर को क्या कहा जाता है? द रिएक्टर इज टर्म्ड एज एरोब एरोबिक लगून कहेंगे, एरोबिक पॉन्ड कहेंगे, अब फैकल्टेटिव लगून कहेंगे, फैकल्टेटिव पॉन्ड कहेंगे। क्या होना चाहिए? मिक्सिंग किस में की जाती है, लगून में या पॉन्ड में? देखो, एरेटेड लगून्स आर कॉमन इन स्मॉल कम्युनिटीज। छोटी जगह अगर आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करता है तो वहां पर एरेटेड लगून लगाए जाते हैं। दीज सिस्टम्स आर यूज एरेटर टू मिक्स द कंटेंट ऑफ द पॉन्ड एंड ऐड ऑक्सीजन टू द वेस्ट वाटर। ये सिस्टम एरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं टू मिक्स द कंटेंट ऑफ द पॉन्ड, जो पॉन्ड है उसके कंटेंट को मिक्स करने में, एंड ऐड ऑक्सीजन टू द वेस्ट वाटर, और वेस्ट वाटर में ऑक्सीजन ऐड करने में। दे आर समटाइम रिफर टू एज पार्शियल मिक्स और कंप्लीट मिक्स लगून्स। इनको आप क्या कैसे रिफर करेंगे? या तो आप इनको पार्शियल मिक्स कहेंगे या इनको कंप्लीट मिक्स लगून कहा जाता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ एरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एरोबिक लगून ही कहा जाता है। देखो, फैकल्टेटिव ये दोनों तो हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों की बात हो रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रोसेस से ऑक्सीजन मिला दे रहे हैं। अब देखो, लगून और पॉन्ड में फर्क क्या होता है? फर्क इतना है, छोटी कम्युनिटी के लिए लगून और बड़ी कम्युनिटी के लिए पॉन्ड हम इस्तेमाल करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान एफ्लुएंट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एफ्लुएंट हैज मिनिमम वेट टू वॉल्यूम अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड? जो सस्पेंडेड सॉलिड है उसका कम से कम वेट अपॉन वॉल्यूम अमाउंट कम से कम किसका होता है? डेट्राइटस चैनल का होता है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का होता है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का होता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एरेशन टैंक, इनमें से किसका होता है? देखो, डेट्राइटस टैंक क्या करता है, ये तो इनऑर्गेनिक मैटर को नीचे सेटल कर देता है। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक भी मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको सेपरेट आउट करने के लिए। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक क्या करता है भाई? एक्टिवेटेड सिल्क प्रोसेस के बाद हम इसको लगाते हैं। ठीक, तो जहां तक है इसका आंसर सी होना चाहिए, पर एक बार देख लेते हैं। सी, मिनिमम वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्रेश सस्पेंडेड सॉलिड बिकॉज मोस्ट ऑफ द सॉलिड आर रिमूव्ड इन पीएसटी एंड एसएसटी। ठीक है, मिनिमम वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। देखो, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं इसको। सबसे पहले हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक लगाएंगे, पीएसटी, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद आपकी क्या रहेगी? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस या ट्रिकलिंग फिल्टर। फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो यहाँ पर ही सबसे कम सॉलिड पाई जाएंगे, क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल आउट हो गए, फिर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ने उसका निपटारण कर दिया, फिर जो बाकी बचे वो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। तो इसलिए ही कहा जाता है जितना पानी है उसमें कम से कम सॉलिड सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में प्राप्त होंगे। आगे देखो, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कैन बी सेड टू कंप्राइज, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस किन किन प्रोसेस से मिलकर बनी है? कन्वर्जन ऑफ डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर इनटू बायोलॉजिकल ब्लॉक्स। ठीक है भाई, डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर है उसको बायोलॉजिकल ब्लॉक्स में कन्वर्ट करती है।
इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। रिमूवल ऑफ डिजोल्व बीओडी टू द वेस्ट ऑफ द वेस्ट वाटर, भाई डिजोल्व बीओडी है उसको रिमूव करती है। डाइजेशन ऑफ स्लज, स्लज का डाइजेशन भी करती है ये। इस स्लज डाइजेशन के लिए तो हम स्लज डाइजेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। भाई 1 और 2 तो है, थर्ड का अभी पक्का नहीं है, एक बार देख लेते हैं। 9.42 का क्या आंसर है? बी दिया हुआ है। 1 एंड 2। ठीक। डाइजेशन ऑफ स्लज के लिए स्लज डाइजेस्टर लगाए जाते हैं। डीप पॉन्ड, जो गहरे पॉन्ड होते हैं, इन विच ऑक्सीजन इज एब्सेंट, जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, खत्म, एब्सेंट होती है। परहैप्स अक्रॉस अ रिलेटिवली थिन सरफेस लेयर आर कॉल्ड, कैसे पॉन्ड कहे जाएंगे? गहरे पॉन्ड जो होते हैं उनमें क्या होता है, ऊपर की तरफ एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है और नीचे एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, तो इनको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव पॉन्ड। 9.41। बी, बी क्या है? anaerobic pond. The pond in which oxygen is absent except perhaps a relatively thin surface layer. अच्छा, ठीक से पढ़ा नहीं भाई। देखो ये क्या कह रहा है, डीप पॉन्ड्स, गहरे, गहरा पॉन्ड है, इन विच ऑक्सीजन इज एब्सेंट, जिसमें ऑक्सीजन क्या है, लगभग एब्सेंट ही है। तो हमें यहीं से समझ जाना चाहिए, एक्सेप्ट परहैप्स अक्रॉस के, शायद रिलेटिवली थिन सरफेस लेयर, मतलब कि सिर्फ सतह पर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की मात्रा है, नहीं तो सारे में आपका एनारोबिक कंडीशन है। तो ऐसे उसको एनारोबिक पॉन्ड कहा जाता है। ठीक। देखो इसमें तीन चीजें होती हैं। जो आपके एरोबिक पॉन्ड होते हैं उनकी गहराई 0.5 मीटर तक रहती है। फैकल्टेटिव पॉन्ड आपके 1 से 1.5 मीटर तक रहते हैं, और एन एरोबिक पॉन्ड रहते हैं आपके 2.5 से 4 मीटर तक। ठीक। चलो देखो, इन फैकल्टेटिव पॉन्ड सिस्टम, जो आपके फैकल्टेटिव पॉन्ड है, द एरोबिक जोन में गेट एक्सटेंडेड डाउनवर्ड। जो फैकल्टेटिव पॉन्ड हो गए उनमें जो एरोबिक जोन है नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है, ड्यू टू, कब भाई, ये कह रहा है कि जैसे पॉन्ड है आपका फैकल्टेटिव, जैसे ये पॉन्ड हो, दो हिस्सों में हम इसको बांट देते हैं, एरोबिक हो गया और एनारोबिक हो गया। दो हिस्सों में क्यों बांटा? क्योंकि फैकल्टेटिव है। द एरोबिक जोन में गेट एक्सटेंडेड डाउनवर्ड, ये कह रहा है कि जो एरोबिक जोन है वो नीचे की तरफ क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, ड्यू टू काम वाटर्स अलोंग विद वीक सनलाइट। मतलब कि पॉन्ड आपका कैसा हो, शांत हो, और सनलाइट कैसी हो, वीक हो या कमजोर हो। मिक्स बाय विंड एक्शन अलोंग विद वीक सनलाइट। मिक्स बाय विंड एक्शन मतलब कि हवा के चलने के कारण, तेज हवा चलने के कारण वो मिक्सिंग हो गई है। मिक्स बाय विंड एक्शन अलोंग विद पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट, विंड एक्शन भी है, सनलाइट भी है। कॉम वाटर अलोंग विद पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट, भाई क्या होना चाहिए इसका आंसर? एरोबिक जोन नीचे की तरफ कैसे एक्सटेंड हो सकता है? भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि विंड एक्शन के कारण भी मिक्सिंग हो, और जो सनलाइट है वो भी ज्यादा अंदर तक जा सके। ठीक है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है 9.40 का। चलो आगे देखो, शैलो बॉन्ड्स इन विच डिसॉल्व ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एट ऑल डेप्थ। तो ये तो हमारे एरोबिक बॉन्ड ही कहे जाते हैं, एरोबिक शैलो बॉन्ड इन विच डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट एट ऑल डेप्थ। लगून और पॉन्ड में क्या फर्क हुआ फिर? shallow bond यही है, in which dissolved oxygen present at all depth is called aerobic bond, although some oxygen provided lagoons are distinguished।
लगून्स, देखो बेटा ये चीज है खास बात जो इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप लिख लेना। लगून्स जो होते हैं वो भी तालाब जैसा ही होता है। लगून्स आर डिस्टिंग्विश्ड फॉर फॉर्म। लगून और पॉन्ड में क्या फर्क होता है कि ऑक्सीजन फॉर लगून्स इज प्रोवाइडेड बाय आर्टिफिशियल एरेशन। जो लगून्स के लिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, कैसे प्रोवाइड की जाती है? आर्टिफिशियल एरेशन, मतलब कि आप मैकेनिकल मिक्सचर लगा के आप इसको करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हमको कंसिडर करने हैं। इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस, किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस में डिटेंशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनारोबिक डिकम्पोजिशन इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ एरोबिक डिकम्पोजिशन। एनारोबिक डिकम्पोजिशन में ज्यादा समय लगता है एज कंपेयर टू एरोबिक डिकम्पोजिशन। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इस तरीके की चीज हमने पढ़ी थी। क्यों भाई अजय, क्या होना चाहिए इसका आंसर? anaerobic decomposition is more energy consuming as compared to aerobic decomposition। ये भाई आपका एनर्जी कंज्यूमिंग भी ज्यादा होता है। anaerobic decomposition is a more sensitive process as compared to aerobic। ये सेंसिटिव प्रोसेस भी होती है, मतलब कि थोड़ा भी आपने ऑर्गेनिक मैटर ऊपर नीचे किया तो इसकी रेट में फर्क आ जाता है। 9.38 का आंसर देखते हैं। डी, 1 and 3 ओनली। अच्छा जी, मतलब कि पहला डिटेंशन टाइम ज्यादा होता है और इज मोर सेंसिटिव प्रोसेस ये होती है। यार ये सेकंड पॉइंट भी मुझे ठीक लग रहा था, मोर एनर्जी कंज्यूमिंग। ये आप ऐसे कह सकते हो क्योंकि जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन है उससे मीथेन वगैरह मिलती है तो उससे हमें एनर्जी मिल जाती है वापस। देखो स्लज जो है उसमें वो तुरंत डी वाटर हो जाता है, मीथेन ज्यादा प्रोड्यूस होती है। लेसर ऑपरेटिंग कॉस्ट बिकॉज एनर्जी इज रिकवर्ड इन द फॉर्म ऑफ मीथेन। मीथेन आपको मिल जाती है तो एनर्जी रिकवर हो जाती है। लेसर कैपिटल कॉस्ट, पैसे भी कम लगते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, see secondary clarifier of an activated sludge process। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, उसका जो सेकेंडरी क्लैरिफायर मस्ट बी डिजाइन, मस्ट कैसे डिजाइन करना चाहिए? फॉर एफ्लुएंट क्लैरिफिकेशन, एफ्लुएंट क्लैरिफिकेशन के लिए डिजाइन करना चाहिए एंड सॉलिड्स थिकनिंग बोथ ऑफ विच रिलेट डायरेक्टली टू द सरफेस एरिया। देखो जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में सेकेंडरी क्लैरिफायर या सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टेस्ट इस्तेमाल होता है, किस किस हिसाब से डिजाइन करना चाहिए? फॉर एफ्लुएंट क्लैरिफिकेशन, जो एफ्लुएंट आपका निकल रहा है वो क्लैरिफाई हो जाए एंड सॉलिड थिकनिंग, सॉलिड थिकनिंग भी हो जाए, मतलब कि जितना भी पानी था वो उसमें से निकाल दिया जाए। बोथ ऑफ विच रिलेट डायरेक्टली टू द, किससे संबंधित है? सरफेस एरिया से, ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी ड्यू टू स्लज विथड्रॉल, ग्रेविटी सेटलिंग ऑफ सॉलिड, अंडर फ्लो सॉलिड कंसंट्रेशन। ये भाई किससे संबंधित है? यार मेरे हिसाब से तो सेकेंडली सेडिमेंटेशन टैंक है, सरफेस एरिया से। क्योंकि देखो बेटा, जो सरफेस ओवरफ्लो रेट है क्यू अपॉन बी एल, तो सरफेस एरिया। देखते हैं ये, अब यही है आंसर की, क्या है इसका आंसर? यही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरफेस एरिया। Which of the following type of sample is relevantly employed for the design of wastewater treatment plant? अगर आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन कर रहे हो तो इनमें से किस प्रकार का सैंपल एम्प्लॉय किया जाना चाहिए? ग्रैब सैंपल, कंपोजिट सैंपल, इंटीग्रेटेड सैंपल, इसे छोड़ो 9.36 को। ये क्वेश्चन अच्छा है।
लिस्ट वन और लिस्ट टू को मिलाना है। देखो, अब ये क्या कह रहा है कि न्यूसेंस इसने लिख रखे हैं भाई, ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या समस्या है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में क्या समस्या है, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर में क्या सब, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या समस्या है, नेगेटिव हेड, फ्लाई ब्रीडिंग, मक्खी, स्लज बल्किंग और पीएच रिडक्शन। ठीक, तो अब इसमें क्या क्या दे रखा है, ए का 2 या 4। ट्रिकलिंग फिल्टर में या तो फ्लाई ब्रीडिंग होगी या पीएच रिडक्शन होगा। देखो ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है, ऊपर से सीवेज डाला जाता है, तो फ्लाई ब्रीडिंग की समस्या जो है, मक्खी जो है इसमें आ जाती है। दो, 4 किसका हो जाएगा, डी, डी का हो जाएगा 4। एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर का 4 क्या है, पीएच रिडक्शन। चलो ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, वो जहां तक है स्लज बल्किंग से संबंधित है, स्लज बल्किंग से संबंधित है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस बी का हो गया 3, बी का हो गया 3 और सी का हो गया 1, 2 3 1 4। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 36, 36 का है ए, 36 नहीं 35, 35 का है बी, 2314। चलो, देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किस प्रकार के पोल्यूटेंट ना नहीं रिमूव किए जा सकते। इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड ये हम रिमूव कर देते हैं, डिजोल्व ऑर्गेनिक सॉलिड ये तो रिमूव करते ही करते हैं, और ऑयल एंड ग्रीस ये भी आप हटा सकते हो। डिजोल्व इनऑर्गेनिक सॉलिड ये चीज हो सकती है जो कि ना रिमूव होती है भाई, ये पक्का स्किमिंग टैंक लगा रहता है। डिजोल्व ऑर्गेनिक सॉलिड, टिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड इसके लिए आप क्या लगाते हो, जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है। ठीक, ये तो 9.34 का डी। ठीक, चलो ठीक है बेटा, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करो अब इसमें। ठीक है, अब छोटे छोटे क्वेश्चन बच गए हैं क्योंकि पहले जो है, देखो ये 3 3 क्वेश्चन करने लायक है, 3 2 क्वेश्चन करने लायक है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन है, और कहीं पे कोई डाउट हो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। थर्मोफिलिक रेंज है, हालांकि ये मैंने कराया नहीं था, इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं। एमएलएसएस के बारे में है ये क्वेश्चन, सस्पेंडेड न्यूट्रिएंट्स, ये हैवी मेटल। ठीक है बेटा, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो ऐसा हो सकता है कल या तो मैं शाम को क्लास लूंगा तुम्हारी, ठीक है, कल मुझे कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो इन द इवनिंग, रात के टाइम में अगर मुझे मौका मिला रात को, ठीक है, नहीं तो फिर मैं परसों को आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है बेटा, चलो बाय।